नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होम गार्ड स्थापना दिवस पर सभी होम गार्ड अधिकारियों और बहादुर जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर कार्यक्रम को सफल बनाने में ये सैनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी की गई हैं जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगी। अरपोरा में आग लगने की दुखद घटना पर उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चार धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे भी। सीएम सर, कल गोवा में भी जिस तरीके से हादसा हुआ, आपने भी फोन पर बात करी और उत्तराखंड के भी इसमें कुछ निवासी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे हादसे को? बहुत दुखद हादसा हुआ है और उसमें जो उत्तराखंड के हमारे पारिवारिक जन, जिनके बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें उत्तराखंड और देश का गौरव बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, सैनिकों और आम नागरिकों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गौरतलब है कि 8 दिसंबर 2021 को एक दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की निधन हो गई थी। आज जनरल बिपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनका स्मरण करता हूं और उनके साथ जो लोग, जो अन्य अधिकारीगण, उनकी धर्मपत्नी, सभी उस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और उनके द्वारा निश्चित रूप से जो काम भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, सेना को जो शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रकार का काम उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, उससे भारत की सेना न केवल मजबूत हुई, हर एक हमारे सैनिक का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। सेना को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में भी उनका योगदान था। और देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड से उनका ये जन्म स्थान था, उनका बहुत लगाव था। कि आज भारत माता के अमर सपूत जिन्होंने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ और हमला करें, हमारी सेनाएं उनसे लड़ने में सक्षम हैं। भारत के गौरव, जिनका उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड के लिए विशेष लगाव था और देश के पहले सिटीजन बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ, आज उनको नमन करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए और मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे। उन्हीं की स्मृति में इस स्मारक का निर्माण मैंने करवाया था।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के कई लोग हताहत हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता की। घटना की विस्तृत जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की। इस दुर्घटना में उत्तराखंड के 5 युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने इस मामले में जरूरी कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए और गोवा में हुई घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी और घटना की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का भी निर्देश दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य सम्मान यात्रा के दौरान पथराव का आरोप लगाया है और श्रीराम चौक पर प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद धरना को समाप्त कराया गया। इसके साथ ही जाम भी खुलवाया गया। आपको बता दें, बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने बताया कि यात्रा के दौरान कनखल और सिडकुल क्षेत्र से सैनी आश्रम पहुंच रहे कार्यकर्ताओं पर ज्वालापुर के दुर्गा चौक में पथराव किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गई हैं। आपको बता दें, एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाने के आश्वासन दिए गए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां गुरुद्वारा जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हरक सिंह रावत द्वारा माफी मांगने पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रावत का ये पूरा व्यवहार केवल नौटंकी लगता है। हनी पाठक ने आरोप लगाया कि जिस अंदाज में उन्होंने सिर झुकाया उसमें कहीं भी गंभीरता नहीं दिखाई और उसके बयान और रुख हमेशा कुछ और ही संकेत देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 1984 में सिख दंगों का कलंक आज भी कांग्रेस के साथ है। उनका आरोप था कि हरक सिंह रावत का बोलने का अंदाज मजाकिया था और लगता है कि वो पीठ पीछे भी सिख समुदाय का मजाक बनाते होंगे। फुल टू नौटंकी के रूप में हम इसे देखते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में हरक रावत ने, सिंह मैं उसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंह दा पुत्र कुछ और ही होता है, उनके बयान ही कुछ और होते हैं और शेरों वाली बातें करता है। लेकिन जो पार्टी 1984 में भी सिख दंगे का कलंक लेकर अपने साथ चल रही है, उस पार्टी की मनोदशा क्या होगी, सिख और सरदारों के बात प्रति उनकी भावना क्या होगी, वो उस दिन अधिवक्ताओं के प्रदर्शन में उनके साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि वो जो अंदाज था उनका बोलने का, वो ऐसा मजाकिया अंदाज था जिसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पीठ पीछे भी वो इसी तरीके का मजाक बनाते होंगे। और जिस प्रकार से डैमेज कंट्रोल की बातें सभी नेता इस समय कांग्रेस के कर रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि उनको खुद पता है कि ये जो गलती है वो माफी लायक। अब रुक करते अगली खबर की। देहरादून में उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच का सीएम आवास तक कूच हुआ। आपको बता दें, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि उनकी कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। नर्सिंग स्टाफ की मुख्य मांगे हैं भर्ती प्रक्रिया को वर्षवार आयोजित किया जाए, परीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और 2500 से अधिक पदों पर वर्षवार भर्ती की जाए। इसके अलावा उत्तराखंड के बाहर से भर्ती होने वाले छात्रों पर रोक लगाने और ओवर एज छात्रों को विशेष छूट देने की भी मांग की गई है। आपको बता दें, नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि इन मांगों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतों में बढ़ोतरी के बीच प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने इस मामले को गंभीर जोखिम वाला बताया और चेताया कि कोई भी अवैध रिफिलिंग न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि विस्फोटक दुर्घटनाओं का भी बड़ा कारण बन सकता है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या गैस एजेंसी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की गई है और भविष्य में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैस रिफिलिंग की शिकायत जो है वो बहुत गंभीर शिकायत है और कहीं भी जो है इस तरह की कोई होगी तो वो अवैध है और चूंकि ये विस्फोटक हो सकती है और विस्फोटक से जुड़ा मामला है, ऐसा किसी भी गैस एजेंसी या किसी भी व्यक्ति को गैस रिफिलिंग जैसा कार्य जो है घृणित कार्य नहीं करना चाहिए और यदि कोई करेगा तो जो है हम उसमें उसके खिलाफ जो भी हम मुकदमा हम जो है दर्ज कर सकते हैं और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो करेंगे। पिछले समय में भी हमने जो भी मामले हमारे संज्ञान में आए हैं हमने उसे पकड़ते हुए और उसमें जो है मुकदमे दर्ज किए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। क्वीन ऑफ हिल्स यानी मसूरी न सिर्फ पर्यटकों की भीड़ से गर्म है बल्कि राजनीतिक बयानबाजी से भी माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें, मसूरी के विकास और अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस नेताओं में मनमोहन सिंह, मल्ल और सोनिया आनंद रावत ने आरोप लगाया कि मसूरी में विकास की बड़ी घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित रही। उन्होंने कहा कि हर चौक चौराहे पर जाम, पटरी, व्यापारियों की समस्याएं और विस्थापित परिवारों की अनसुलझी समस्याएं जनता के लिए चुनौती बनी हुई हैं। मसूरी से नीचे वहाँ पर जाम इतना बुरा है कि मैं सोचती हूँ कि जब अभी सीजन शुरू होगा, सीजन तो वैसे हमेशा ही रहता है, लेकिन जब सीजन शुरू होगा तब वहाँ पे क्या हाल होगा। तो पदचिन्हों पर भी उनके चलने की कोशिश करनी होगी। जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा मंत्री जी हैं, उनको किसी की बात ही नहीं समझ में आ रही है। हम तो बोल ही सकते हैं और जब हम बोलते हैं तब इनको कड़वा लगता है। तो हम तो आए हैं, तो हम तो इस महामानव के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भाई जोशी जी से कि जोशी जी कम से कम यहाँ पर इतनी जो परेशानियां हैं उसके ऊपर गौर नज़र कर लीजिए। अगर गाड़ी से उतर गए हों आप नीचे और हवाई जहाज से आप नीचे उतर गए हों, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं आती हूँ, ये देखिए रेडी पटरी वाले लोग, अभी मैं जब एंटर हुई हूँ तब काफ़ी रेडी पटरी वाले लोग मुझे मिलते हैं। वो सभी लोग परेशान हैं, ना उनकी कहीं पर व्यवस्था है, अव्यवस्थित रूप से आपने मसूरी का हाल क्या बना रखा है। अरे भाई, हम सब साथ मिलकर के चाहते हैं कि मसूरी सुंदर बने, मसूरी में व्यवस्था तरीके से हो, लेकिन कौन यहाँ पे काम कर रहा है मुझे बताइए। हम तो चिल्ला सकते हैं, काम की कलम तो आपके हाथ में है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। मैं बोलना चाहूँगा सबसे बड़ी अदालत जनता होती है समाज की, और नेताओं को भी आईना जनता दिखाती है। और जब हम जाते हैं हम अपनी बात जनता को पहुँचाते हैं। आप जितने भी स्टेट्स के आपने इलेक्शन देखे होंगे, भारत के पार्लियामेंट के बाद के इलेक्शंस में भारत ने एक ही व्यक्ति पे भरोसा किया है और एक ही पार्टी पे भरोसा किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने बिहार के चुनाव के रिजल्ट भी देखे होंगे। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, थोड़ा सा आईना दिखाना चाहूँगा। नाम नहीं लूँगा कि सब मेरे से बड़े हैं। जब मेरे पिताजी अध्यक्ष हुआ करते थे और जब वो यहाँ प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, चाहे ट्रैम ट्रेन हो, श्री रविशंकर जी की यूनिवर्सिटी हो, बिरला जी का हॉस्पिटल हो, तब यही कांग्रेस के नेता, यही विपक्ष टांग खींचते थे, विधानसभा में टांग खींचते थे, रोड पे आते थे, जनता को बरगलाते थे। तो तब विकास क्यों नहीं होने दिया? और आज जब हमारी मीरा सकलानी जो यहाँ की अध्यक्ष है, 1 साल चुनाव उनको हुआ है, आपने तो 15-15 साल राज किया, आपने तो 10-10 साल राज किया, तो इतने विचलित क्यों हैं? इतना डर क्यों है कि काम कर जाएगी, ये डर है कि काम करने से रोकना है, ये डर है? तो मेरे को लगता है हम सबको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सारी अव्यवस्थाएं जरूर होंगी, लेकिन उस पर काम हो रहा है, ऐसी आंख खोल के हमें देखना चाहिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लंबे समय से खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया चल रही है। इसमें फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के जरिए राशन धारकों की पहचान सुनिश्चित की जाती है, लेकिन राज्य के कई इलाकों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या के कारण अब तक कई लोग ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि किसी भी राशन धारकों को इसके कारण और राशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें भी राशन वितरित किया जाना चाहिए।
देखिए भारत सरकार के स्पष्ट डायरेक्शंस हैं कि ई केवाईसी इस बात से होनी है कि हमने जो चाहे वो मुफ्त राशन के रूप में गेहूं हो, चावल हो या सब्सिडी के आधार पर चीनी हो, सरकार की ओर से नमक हो या मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल की योजना हो, ये सभी योजना का लाभार्थी जो हो बिल्कुल पात्र होना चाहिए। और वो पात्र व्यक्ति को पाने का या सिलेक्शन करने का ई केवाईसी सबसे बढ़िया डिजिटल माध्यम रहा है, जिसमें फिंगर थंब प्रिंट्स बायोमेट्रिक के माध्यम से और थंब प्रिंट ना आए तो फिर आंखों की रेटिना के माध्यम से पात्र व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाए। तो संभवतः मुझे इस बात की बार-बार लोगों के द्वारा ये विषय निकल के आ रहा था कि कहीं-कहीं पे थंब प्रिंट नहीं मिल रहा है, कहीं-कहीं पे आंखों का रेटिना जो है वो नहीं एक्सेस हो पा रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति राशन से वंचित हो रहा है। तो उस पर हम लोगों ने एक विभाग को हमने डायरेक्शन दिया और उस पे एक राहत ऐसे पात्र लोगों को दी गई है कि उनको परेशान ना किया जाए। लेकिन हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं को ये डायरेक्शन ज़रूर है कि वे 80% जो है वो ई केवाईसी कराएँ, ताकि भारत सरकार जिस प्रकार से लगातार इस सब चीज़ों की मॉनिटरिंग और परीक्षण कर रही है, तो इसमें बहुत आवश्यक है कि ई केवाईसी किया जाना, तो 80% काम किया जाने के तो सख्त निर्देश। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक भव्य जागरूकता बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों ने जन जागरूकता के लिए स्टॉल लगाए, जिनमें ड्रग विभाग का स्टॉल विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बना। आपको बता दें, ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने नशे के दुष्प्रभाव और अवैध ड्रग्स की पहचान और उनसे बचाव के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग लगातार ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। हमारे हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस हमारे हरिद्वार में यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो बहुउद्देशीय जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, सारे विभागों द्वारा अपना स्टॉल लगाया। मेरे द्वारा जो है यहाँ पे लोगों को ये जागरूक करने हेतु कि हमें अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाना है और ड्रग्स नहीं लेनी है जो लाइफ को बर्बाद करती है। तो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, इस चीज़ को बढ़ाते हुए और लोगों में ये जागरूकता मेरे द्वारा दी गई कि हमें जो है बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देना है और ड्रग्स से हमें अपने बच्चों को बढ़ाना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के साथ ट्रेड करने के उद्देश्य से 15 पायलट वार्डों और कारगी चौक स्थित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन में ड्रोन के माध्यम से कूड़ा डंपिंग स्थलों और जीपी यानी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स की निगरानी शुरू कर दी है। आपको बता दें, महापौर और नगर आयुक्त की उपस्थिति में शुरू की गई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कूड़ा उठान प्रक्रिया में गति, पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाना है। नगर आयुक्त ने स्वास्थ्य अनुभाग को निर्देश दिए कि ड्रोन से प्राप्त डेटा पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इस तकनीकी से खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों की पहचान करना और उन पर कार्रवाई करना आसान होगा। इसी के साथ एकीकृत मॉनिटरिंग प्रणाली कर्मचारियों के समय और साधनों की बचत के साथ सफाई प्रक्रिया में भी सुधार सुनिश्चित करेगी। नगर निगम का ये कदम देहरादून को स्मार्ट सिटी मानकों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां कोर कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक विशाल जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में एडवोकेट, छात्र और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च न्यायालय नैनीताल के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य अतिथि के रूप में किया और उनके आगमन से पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बन गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त भविष्य की ओर प्रेरित करना था। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनमें नशे के खिलाफ सुझाव और जानकारी साझा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र का गलत लाभ उठाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। विभाग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जो केस टू केस आधार पर सभी
संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की गहन जांच करेगी। रिपोर्ट के शासन को सौंपे जाने के बाद गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद से जुड़े 52 शिक्षकों की सूची विभाग को भेज दी गई है, जिनमें से 2 प्रधानाध्यापक, 21 प्रवक्ता, 29 सहायक अध्यापक शामिल हैं। इन शिक्षकों को अपात्र श्रेणी में रखा गया है और सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, आज लगभग 100 शिकायतकर्ताओं ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी समस्याएं दर्ज कराई। अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष समस्याओं को तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ शिकायतें पुनः आई हैं। अधिकारियों को चेतावनी दी है कि कोई शिकायत रिपीट ना हो। कुछ शिकायतें फंड और विशेष मांगों से संबंधित थी, जिनके लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। 100 से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं, जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें भी दी गई हैं जिसमें कि कोई मांग हो, जिसमें कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।